हाँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे इस दफ़ा। साइटोप्लाज्म की टर्म जो है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की? रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने 1868 में। और उसने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनमें एक अच्छा सा मजबूत सा नुमाया सा न्यूक्लियस मौजूद हो, ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जितना भी मवाद है वो फिल्ड हुआ है, भरा हुआ है, वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिनमें न्यूक्लियर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जो हकीकी न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा है। तो ये सारा कुछ मिलाकर ही साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब आप ये ज़रा सा डिफरेंस आप नोट कर लीजिए प्लीज़, कि ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान जितना भी मवाद है और उसके अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं या सॉल्युबल पोर्शन है या लिक्विड पोर्शन है, ये सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है। लेकिन इस मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के इस सिरे से इस सिरे तक सारा कुछ जिसमें न्यूक्लियस शामिल है, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आपको बात समझ में आ जाए? प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है? ठीक है। तो जनाब ये उसने बताया कि इस तरह के सेल्स जिनमें प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, वहाँ पर भी जो है वो पूरा पोर्शन इंक्लूडिंग जेनेटिक मटेरियल फ्लोटिंग इन द लिक्विड पोर्शन, सब कुछ जो है वो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो हमने ये देखा कि साइटोप्लाज्म जो है वो कुछ सेल्स में वाज़े तौर पे दो हिस्से नज़र आ रहे होते हैं। आउटर हिस्सा जो है वो, बैरूनी हिस्सा जो है वो क्लियर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, लेकिन गाढ़ा होता है। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड साइटोजेल, जेल की तरह का होता है, जिसको हम पहले एक्टोप्लाज्म कहते थे, अब वो साइटोजेल कहलाता है। और अंदरूनी हिस्सा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है, न्यूक्लियस के आसपास मौजूद होता है, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है। कम कम गाढ़ा होता है, लिक्विड की तरह का होता है, थोड़ा सोल्यूशन जैसा होता है, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। पहले हम इसको एंडोप्लाज्म कहते थे। ठीक है। केमिकल नेचर हम देख लेते हैं कि ट्रांसल्यूसेंट है, जिसमें से रोशनी कुछ रोशनी गुजर सकती है, कुछ नहीं गुजर सकती। ठीक है। ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट है, गदला सा है, दानेदार है, और लिक्विड फॉर्म में, माया की शक्ल में। ठीक है। इट एक्वस ग्राउंड जो सब्सटेंस है, जो उसका माया माया हिस्सा कहला रहा है, वो साइटोसोल कहलाता है। ठीक है। केमिकली इस साइटोसोल में 90% पानी है। उसके अलावा चूँकि ये पानी प्योर नहीं है, खालिस नहीं है, ये सॉल्यूशन की शक्ल में है, तो इसमें कुछ बुनियादी मालिक्यूल्स सॉल्यूशन की शक्ल में है, तो उसमें हल हुए हुए हैं, और जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनमें सॉल्ट्स हैं, शुगर हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, और इनऑर्गेनिक आयंस हैं। लेकिन कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं जो एक चिपचिपी सी चीज़ की तरह, जेली की तरह उसमें तैर रहे हैं, दैट आर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो उसमें थोड़े से गाढ़े होते हैं, थोड़े चिपचिपे होते हैं, सेमी फ्लूइड हैं, नीम सयाल हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? नीम सयाल हिस्सा जो थोड़ा सा चिपचिपा सा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन एंड लिपिड्स, जो कि साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में मौजूद है। ठीक है। साइटोप्लाज्म के साइटोसोल हिस्से में मौजूद है। ये 3D आपकी किताब में दी हुई डायग्राम है, जिसमें आपने, जैसे आप खरबूजे की एक फांक काटते हैं, तो इस तरह इन्होंने सेल की एक फांक काटी है, और इस तरह आपको नज़र आ रही है अरेंजमेंट के अंदर किस तरह अरेंज हुए हुए हैं ऑर्गेनल्स, और उनकी सेटिंग किस तरह है। डायग्राम बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जनाब, उस प्रैक्टिस के चक्कर में जो है ना, वो बेड़ा गर्क भी मत कीजिएगा। सीधी प्लेन डायग्राम भी बना सकते हैं, साफ़ सुथरी वेल लेबल्ड होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इतना तमतराक और इतने सारे रंग और ये सब कुछ हो, इसमें वक्त ज़ाया होगा, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा।
ठीक है। ऑब्जर्वेशन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ माया हिस्सा नहीं है, लिक्विड हिस्सा नहीं है, बल्कि कुछ ग्रेनुअल पार्ट्स भी मौजूद हैं साइटोप्लाज्म में। इन ग्रेनुअल्स पार्ट्स को, इन दानेदार हिस्सों को हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ जाल जैसे बारीक धागे मौजूद हैं इन ऑर्गेनल्स के साथ, जो उनसे ऑर्गेनल जुड़े हुए हैं, कुछ जुड़े हुए नहीं हैं। इन बारीक धागों को, इन फिलामेंट्स को, इन रेशों को, ये जो बारीक रेशे हैं इनका एक जाल बना हुआ है। इन रेशों को हम माइक्रोफाइब्रल्स कहते हैं, जो कि सेल के लिए एक ढांचे का, एक स्केलेटन का काम करते हैं। सेल को सख्त रिजिड करते हैं उनको सख्ती से, वरना वो पिचका हुआ ढीला सा बगैर हवा भरे हुए गुब्बारे की तरह हो जाएगा। तो उसको जो है ना तान कर रखते हैं। और इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूवमेंट के काम आता है यही स्केलेटन, साइटोस्केलेटन कहलाएगा। कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जो हैं वो इसके साथ मजबूती से अटैच होते हैं, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं, इधर उधर तैर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने एक और भी चीज़ देखी है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो इस तरह अराउंड अपनी कैपेसिटी में जो जगह उसको प्रोवाइड की हुई है दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान, उसमें तैर रहा होता है, उसमें घूम रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस, यानी एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट साइटोप्लाज्म की। इसको हम इनर सरफेस की तरफ, अंदर की तरफ भंवर की तरह हल्का हल्का तैर रहा होता है, हर चीज़ घूम रही होती है उसके अंदर। ये दैट इज़ कॉल्ड, दैट एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस। और ये क्यों ज़रूरी है कि सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हर तरफ आराम से और एक जैसी यकसा तौर पर तकसीम हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी, क्योंकि क्या है कि ये हमें पता है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एनर्जी बनाने से लेकर जीन के एक्सप्रेशंस तक, वो सब कुछ जो है वो जीन इसी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस भी यही हो रहा होता है, क्रैब साइकिल भी यही हो रहा होता है। प्रोटीन बन भी रहा है, प्रोटीन टूट भी रहा है, ग्लूकोज बन भी रहा है, ग्लूकोज टूट भी रहा है। तो और एनर्जी फ्लोट भी कर रही है, तैर रही है, इधर से उधर मूव करके ज़रूरत वाली जगह पे जा रही है। तो ये सब कुछ साइक्लोसिस की वजह से मुमकिन हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है ना वो कैप्चर करता है सनलाइट को, उसकी एनर्जी को, और फिर उसको भेज देता है क्लोरोप्लास्ट की तरफ। ठीक है। तो ये काम भी साइटोप्लाज्म का। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशंस से लेकर मॉलिक्यूल्स को चेंज करना, मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन से लेकर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर आ गए हैं, कब्ज़ा कर लिए हैं, उनको जो है ना न्यूट्रल कर दे, बेज़रर कर दे। ये डिटॉक्सिफिकेशन भी बगैर जहरीलापन उसका ख़त्म कर दे। इसके अलावा फिर उनको स्टोर कर दे वैक्यूल पे या दूसरे ऑर्गेनल्स में, ताकि वो जिस्म से बाहर, यानी सेल के जिस्म से बाहर वो एक्सपेल हो सकें। तो ये काम भी प्रोटोप्लाज्म का है, बड़े शानदार तरीके से करता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो साइटोप्लाज्म का है, और वो बहुत अच्छे तरीके से इस ड्यूटी को अंजाम देता है। और फंक्शंस आपको अगर चाहिए हों तो आप पूछ सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नेक्स्ट हमारी वीडियो का टॉपिक होगा। कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि कोई नई वीडियो आए तो फ़ौरन आपके डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर या मोबाइल पर इंडिकेट हो जाए। दूसरा ये कि सब्सक्राइब करना ज़रूर भूल कीजिएगा, कुछ तो दोस्ती निभानी पड़ेगी ना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।